नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पुलिस की कार्यवाही और पुलिस से लोग कैसे डरते हैं और क्यों डरते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और उससे क्रिमिनल प्रोसीजर की पूरी प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपको आपके अधिकारों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली वीडियो है। तो जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, होता क्या है कि जब कभी भी हमारा पुलिस से पाला पड़ता है, पुलिस से पाला तो छोड़िए, हम लोग इतने पुलिस से भयभीत रहते हैं कि कभी पुलिस को किधर से आते हुए भी देखते हैं तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं कि भैया पुलिस क्यों आ रही है, या पुलिस आ रही है तो फिर क्या करने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं जितना कि हम उनसे डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि हमको अपने अधिकारों के बारे में, पुलिस रूल के बारे में, आईपीसी के बारे में और सीआरपीसी के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो सामान्य सी छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, जो सभी लोगों को पता होनी चाहिए, और उनके जीवन में कभी न कभी पुलिस और थाने और कोर्ट और कचहरी का वास्ता पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। तो होता क्या है कि जब हमारे सामने पुलिस आता है तो दो तीन कारणों से ही आता है। या तो कोई एफआईआर लिखवा देता है, या फिर उसको हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई संदेह होता है, या फिर अन्य कोई ऐसे दस्तावेज या सामग्री जो उसको ये ज्ञात हो कि हमारे पास है, उसके लिए वो उसको चाहिए होता है। तो इन दो तीन कारणों से पुलिस हमारे पास आती है। मेरे वीडियो में बहुत सारे दोस्त जो लोग हैं और बहुत सारे जो दर्शक हैं, वो ये भी सवाल करते हैं कि सर आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है। तो आईपीसी और सीआरपीसी, ये जो दोनों संहिताएं हैं, आईपीसी वो होता है दोस्तों कि कोई भी अपराध जो है, मान लीजिए कोई मारपीट का अपराध है, तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसे कि अब नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, और कुछ धाराओं को उसमें से हटा भी दिया गया है, लेकिन बाकी की धाराएं जो है वही की वही हैं, और वो 1 जुलाई से लागू होगा। उस पर एक अलग सा वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन अभी जब तक वो लागू नहीं होता 1 जुलाई तक, अभी वो पुरानी आईपीसी ही चलेगी। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे 323 है, मारपीट की घटना है, चोरी है, 379 है, 80 है, मर्डर है, 302 है, बलात्कार है, 376 है। तो इस प्रकार के जो भी अपराध गठित होते हैं, तो उसकी रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है, और वो जो थाने में लिख दी जाती है रिपोर्ट, उसको एफआईआर कहा जाता है। और रिपोर्ट लिखाने के बाद जो प्रक्रिया चालू होती है, उसकी जांच की जो प्रक्रिया चालू होती है, वो सीआरपीसी के तहत होती है, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। तो दंड प्रक्रिया संहिता में वो सारे प्रावधान, वो सारे रूल और सारे रेगुलेशन उसमें वर्णित हैं कि वो जो भी घटना घटित है, आपराधिक मामला का जो थाने में घटना घटित है, उस घटना को आगे उसकी जांच कौन करेगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, ये सारे विवरण जो है उसमें लिखे होते हैं दोस्तों। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि आईपीसी क्या है। आईपीसी वो चीज है जिसमें कि समस्त अपराधों का प्रावधान, परिभाषा और दंड का विधान लिखा हुआ है। और सीआरपीसी जो होता है कि उसकी जांच कैसे की जाएगी, गवाही कैसे लिया जाएगा, सबूत कैसे इकट्ठा किए जाएंगे, शिनाख्त कैसे की जाएगी, और कोई जब्ती है तो जब्ती कैसे की जाएगी, या कहीं पर किसी को रिमांड में भेजना है, जेल भेजना है, या अन्य जो प्रक्रियाएं हैं, सारी प्रक्रियाओं का जितना भी प्रोसीडिंग है, उसका नाम ही है दंड प्रक्रिया संहिता। तो उसका पालन न केवल पुलिस करती है दोस्तों, और उसका पालन अदालतें भी करती हैं। तो वो एक दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी आप समझ गए, और आईपीसी समझ गए। अब आते हैं दोस्तों कि इसका प्रक्रिया शुरू कैसे होता है। शुरू होता है जब कि आप कोई एफआईआर लिखाने जाते हैं। आपके साथ कोई भी घटना घट जाती है, आप कहाँ के रहने वाले हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ जहां जो घटना घटती है, उस स्थान के जो जिसके अंतर्गत वो आता है, उस थाने में आपको
उस घटना की रिपोर्ट लिखानी पड़ती है। आप लिखित में भी रिपोर्ट ले जाके दे सकते हैं और मौखिक भी वहां पर सनहा लिखवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने रिपोर्ट लिखवा दिया और तत्काल जो है आपके रिपोर्ट पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। वहां का जो प्रभार साधक अधिकारी होगा, जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो उस घटना की जिसकी आपने रिपोर्ट लिखाई है उसकी जांच करेगा। 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा के अंतर्गत कम से कम वो जांच कर लेगा। अगर वो अपराध घटित होना पाता है जिसकी कि आपने रिपोर्ट लिखाई है, तो फिर उसकी वो एफआईआर दर्ज कर देगा। और जब एफआईआर दर्ज कर दिया तो आप समझ लीजिए कि मामला आपका दर्ज हो गया और उसका निपटारा आप कोर्ट से ही होगा। अभी वर्तमान में कम से कम 40 से 45 लाख मामले भारत में इस प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये तय मानिए कि जब एफआईआर हो गया तो उसका निपटारा कहाँ होगा? कोर्ट से होगा, थाने से बिल्कुल नहीं होगा। जब आपका एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई तो फिर वो मामला कोर्ट चला जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों कि कभी आपका मामला जो है दर्ज नहीं होता है, आपको घुमाया जाता है, परेशान किया जाता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। आप जो है उस जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, कप्तान साहब, उनको आप जा करके रिपोर्ट लिखा सकते हैं। उनको आप डाक से भी भेज सकते हैं। वो भी नहीं लिख रहे हैं तो उसके ऊपर जो है आईजी हैं, डीआईजी हैं, बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वहां भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद भी नहीं होता है तो आप किसी भी अच्छे वकील को सारे सबूत लेकर के जा करके जो है कंप्लेन केस डायरेक्ट उस व्यक्ति पर जिसने अपराध गठित किया है, जब वो अपराध किया है उसके खिलाफ जाकर के कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है दोस्तों, तो पूरी हो जाती है एफआईआर, तो फिर आ जाती है गिरफ्तारी की बात। तो गिरफ्तारी करने पुलिस आती है आपके पास। तो जिसने जैसे मान लीजिए 302 किया है, किसी की हत्या कर दी है और मर्डर कर दिया है, तो चलिए वो तो उसको गिरफ्तार होना ही होना है। उसको तो फिर अदालत में उसके कितना बचाव है और क्या है उसके वकील जानेंगे और वो जानेगा। लेकिन बहुत बार होता क्या है दोस्तों कि जैसे यूपी बिहार में मैंने देखा है कई चीजें कि उसके परिवार के लोगों को, जो लोग उस अपराध में शामिल नहीं भी होते हैं, उनका भी नाम लिखा दिया जाता है और उनको भी उसमें अभियुक्त के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को भी पुलिस उठाने आ जाती है। जिसने अपराध किया उसको तो उठाती ही है, जिसका नाम जुड़ा हुआ है उसको भी उठा लेती है, और जिनके ऊपर शंका है उनको भी उठाने आ जाती है। तो इन तीनों ही परिस्थितियों में जब भी पुलिस आपके पास आती है तो उसका एक प्रक्रिया है। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो एक गिरफ्तारी का फॉर्म होता है। वो गिरफ्तारी का फॉर्म आपको सामने भरा जाएगा और उसमें आपके परिवार को सूचित किया जाएगा और उसके बाद ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इन सब चीज़ों का पालन नहीं किया गया है तो फिर आपको इन सब चीज़ों के आगे उसको चुनौती दे सकते हैं। तो कई बार होता क्या है दोस्तों कि इस प्रक्रिया में पुलिस वाले अनावश्यक अभियुक्त के साथ जो मुलजिम है, जिनको जो वास्तव मुलजिम है या फिर जिनको फंसाया गया है या जिसके ऊपर शंका है, मारपीट करते हैं और गाली गलौज करते हैं। तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन या कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसा करना बिल्कुल इलीगल है। किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि वो आपको गिरफ्तारी के समय या किसी भी समय आपके साथ मारपीट कर सके या आपके साथ कोई गाली गलौज कर सके। ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। अगर वो आपके साथ पुलिस वाला ऐसा करता है तो तत्काल के रूप में तो आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पुलिस है, आपको ले जाएगी। लेकिन आप उसके बाद जो है उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने कि आपके साथ बदतमीजी की है, मारपीट किया है या गाली गलौज किया है, उसके खिलाफ आप रिपोर्ट करा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पुलिस के खिलाफ पुलिस कैसे रिपोर्ट लिखेगी? जाहिर है कि नहीं लिखेगी। लेकिन उसके खिलाफ आप उच्च अधिकारियों के, पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। वो नहीं करेंगे तो उससे बड़े अधिकारियों के और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, विजिलेंस है, जहां पर आप उसकी कंप्लेन कर ही सकते हैं। और इन सब के बाद भी नहीं होती है तो सारे सबूत जो आपके पास हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, उस पुलिस वाले के खिलाफ, उसको लेकर के आप कोर्ट जा सकते हैं और डायरेक्ट उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। वो किस लिए? क्योंकि उसने अनाधिकृत रूप से, गैरकानूनी रूप से आपके साथ मारपीट की है, आपके साथ गाली गलौज किया है, आपको बेइज्जत किया है। तो जब आप उसके खिलाफ कंप्लेन कोर्ट में डायरेक्ट सबूत के साथ, गवाहों के साथ पेश करेंगे तो उसके बाद जो है उस पुलिस वाले को आपके सामने झुकना पड़ेगा
माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आपके घर के चक्कर लगाने पड़ेंगे कि भैया मुझे माफ़ कर दो। आफ्टर ऑल नौकरी सबको प्यारी होती है। तो दोस्तों, ये जो एफआईआर का बात है, तो इसमें आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम जो है पुलिस के साथ डील करते हैं। तो जब एफआईआर हो जाती है और जो अपराध होता है, अपराध जो होता है दोस्तों, जिस अपराध में 10 साल से कम की सजा है, उस अपराध को पुलिस को कम से कम 60 दिन के अंदर उसकी विवेचना करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उस अपराध से जुड़े सारे गिरफ्तारियां करनी होती हैं अभियुक्तों की, और गवाहों के बयान लेने होते हैं, और जो जब्ती है, सीजर है, वो करानी होती है। शिनाख्त की आवश्यकता है तो वो शिनाख्त कराते हैं, और कोई ऐसा वेपन है जिसका एफएसएल कराना हो, तो उसका वैज्ञानिक और रसायन प्रक्रिया से उसकी जांच करानी हो, वो कराते हैं। वो सारी चीजें जो उस अपराध को गठित करती हैं और उसमें प्रयोग हुआ है और जो सबूत हैं उसकी जांच करा करके 60 दिन के अंदर मामला चार्जशीट के रूप में, चालान के रूप में पुलिस अदालत में प्रस्तुत कर देती है। और मामला 10 साल से ऊपर का है, गंभीर मामला है, तो उसमें 90 दिन तक का समय पुलिस लेती है। और जब ये मामला चालान प्रस्तुत हो जाता है कोर्ट में, तो उसके बाद दोस्तों, यदि आप बेल पे हैं तो आप बाहर हैं, लेकिन सामान्यतः गंभीर अपराधों में बेल होता नहीं है, और वहां पर आपको या तो जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाता है या पुलिस रिमांड अगर मांगती है तो। अब इस भेद को आप समझ लीजिए दोस्तों कि रिमांड 2 प्रकार का जैसे होता है, एक पुलिस रिमांड होती है और एक जुडिशियल रिमांड, न्यायिक रिमांड, अभिरक्षा होती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर जांच से अभी कुछ बाकी है, कुछ पूछताछ बाकी है, तो पुलिस अदालत में एक आवेदन पत्र देती है और ये मांग करती है कि हमें इस अभियुक्त की और अभी जांच करनी है और इससे और पूछताछ करनी है, इसलिए हमें 14 दिन तक का जो है रिमांड पुलिस को दे सकती है, लेकिन देती नहीं है, 3-4 दिन की रिमांड देती है और उसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन न्यायिक अभिरक्षा जो होती है, जुडिशियल कस्टडी जो होती है, रिमांड जो होती है, वो 14-14 दिन में उसको कोर्ट देती है। तो जुडिशियल कस्टडी में जेल ले जाया जाता है और पुलिस रिमांड में जो है पुलिस को दिया जाता है। और अगर उसके बाद जो है आपका बेल हो गया, तो बेल के बाद जो है आपके ऊपर आरोप तय होंगे। बेल नहीं भी हुआ तो भी चार्जशीट फाइल करने के बाद आपके ऊपर आरोप तय होंगे। कोर्ट में जो है आपके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई है उस पर आपको पूछा जाएगा क्या आपने ये अपराध किया है। तो यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपको जो निर्धारित दंड है वो दिया जाएगा। लेकिन 99% केसेस में जो समरी ट्रायल है उनको छोड़ करके लोग उसको कंटेस्ट करने की बात कहते हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया है और इस केस को हम लड़ना चाहते हैं। तो जब ये आरोप तय हो जाएंगे उसके बाद जितने भी उसमें चार्जशीट में जितने गवाह हैं दोस्तों, उनको बारी बारी से जो है अदालत, कोर्ट नोटिस भेजती है और वो अदालत कोर्ट में आकर के जो पुलिस वाले ने आपका कथन लिया था उस कथन को, उस बयान को 161 का बयान कहते हैं। और वो जो है सीआरपीसी में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, दंड प्रक्रिया संहिता में 161 में पुलिस को यह अधिकार है कि वो जो बयान लेती है और उसके आधार पर मुकदमा बनाती है दोस्तों। तो जो पुलिस का बयान होता है वो उसकी साक्ष्य में जो वैल्यूएशन है वो कम रहता है, इसलिए उस गवाह को वेरीफाई करने के लिए अदालत बुलाया जाता है ताकि जो बयान उसने पुलिस के समक्ष दिया था वही बयान वो अदालत में दे सके। अगर पुलिस ने गलत बयान लिखाया है तो जो सही बयान है गवाह वो अदालत में दे सकता है सही बयान, क्योंकि पुलिस वाले कई चीजें जो है जबरदस्ती भी लिख लेते हैं और जो नहीं कही गई है वो बात भी 161 के बयान में कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जब हो जाती है दोस्तों, सारे साक्ष्य समाप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद अभियुक्त को बचाव के लिए अपने साक्षी भी प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। तो बहुत से मामले में लोग अपने बचाव साक्षी प्रस्तुत करते हैं, बहुत से मामले में नहीं करते हैं। इसके बाद जो है फाइनल उसमें आर्गुमेंट होता है दोस्तों, और जो भी सबूत अगर पाया जाएगा तो आपके खिलाफ आपको सजा होगी, और आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया तो आप बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे। तो ये जो आज के वीडियो में एक एफआईआर से लेकर के अंत तक जो आपराधिक मामले हैं
उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस के समक्ष हमारे अधिकार और एफआईआर कराने के तरीके, इन सारी चीजों को मेरे ख्याल से हमारे देश के सभी लोगों को करीब करीब इसको जानना चाहिए और इसको स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड छोटी से छोटी बातें हर व्यक्ति को पता हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मूल्यवान कमेंट जरूर दीजिएगा। और एक प्रयास है कि कानून से संबंधित छोटे छोटे जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।